once again, Ved sir. I hope you enjoyed listening to our members. Yes. Yes. Thank you so much, sir. So we'll be reaching out to you towards the end of the meeting for the one name whose talk you like most. I know it's going to be a tough task for you, but bankers are known for that. Yes. So, sir, now we'll start our conversation, sir. So, the moment, sir, I was going through your creative aspect of this उड़ता तीर, सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आया कि what made you choose this title for your writings? We all know that you are known for humorous satire. एक व्यंग के रूप में जो एक हास्य निकलता है, इसके लिए आप जाने जाते हैं. पर सर, ऐसा क्या रीजन था, ऐसी क्या स्टोरी थी कि आपने उसको उड़ता तीर के नाम से ब्रांड किया? देखिए, आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो उड़ता तीर का अर्थ ये बताया गया है कि बिना बात दूसरे की मुसीबत मोल लेना या दूसरे की बात में हस्तक्षेप करना. तो ये जन्मजात गुण होता है जो मेरे अंदर, गुण या अवगुण जो भी आप कहें, तो मेरे में बचपन से था. तो मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं, ये जो लोग हैं कुछ इस कंट्री के अंदर, चाहे वो नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने एक कार्टेल बना रखा है और ये मेरे जैसे जो भोले वाले सीधे साधे लोग हैं उनका शोषण करते हैं. तो मुझे मन में आता था कि मैं एक पत्थर लेके इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरों पे, सरकारी दफ्तरों पे फेंकूं और इनके कांच तोड़ूं. लेकिन जो जो मैं बड़ा हुआ, मैं 10th क्लास में आया तो मुझे समझ में आ गया कि शब्द एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तीर है जिसके माध्यम से आप अपनी बात बेहतर तरीके से कह सकते हैं. पत्थर फेंक के जो बात आप नहीं कह सकते वो शब्द के माध्यम से कह सकते हैं. तो मैंने उड़ता तीर को चुना. अब देखिए, मैं लगे हाथ उड़ता तीर का क्लासिफिकेशन भी करना चाहूंगा कि हमारा जो देश है, हमारा जो संस्कृति इतिहास, उसमें जो जिक्र है, उसमें उसको देखेंगे तो 3 तरह के उड़ता तीर आपको नजर आएंगे. एक तो जनहित में उड़ता तीर, जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने लिया या अन्ना हजारे ने लिया, शहीद भगत सिंह जी ने लिया. तो ये लोग जनहित में उड़ता तीर लेते थे. फिर कुछ आदत से लाचार होते हैं, जैसे हमारा अजमेर के अंदर मोहल्ला है जहाँ खत्री जी और बहुत सारे लोग आए भी हैं उस मेरे घर के अंदर. तो उस मोहल्ले के अंदर एक धोबन हुआ करती थी, चंपा धोबन. तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी किसके घर में क्या हो गया, और उस उड़ते तीर को लेके वो इधर उधर करके न्यूसेंस करती थी. तो वो आदत से लाचार थी. इसी तरह उस जमाने में हमारे यहाँ जो नाई होता था, कन्हैया लाल, कन्हैया कुमार अलग है, ये कन्हैया लाल है, तो वो नाई भी इस तरह के उड़ता तीर लेता था. तो ये दूसरी कैटेगरी है जो आदत से लाचार है, उनका कोई लाभ नहीं है लेकिन उनको एक तरह का रोग है उड़ता तीर लेने और देने का. तीसरी कैटेगरी अपने स्वार्थ के लिए उड़ता तीर लेने वाले लोग, जैसे मैं, आप लोग मेरे से डिफर कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्रशांत भूषण है, वो बड़ी जनहित याचिकाएं दायर करते हैं, लेकिन कभी आप उनसे पूछिए कि उनकी नेटवर्थ क्या है, मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से ऊपर होगी. उसका कारण क्या है कि वो उड़ता तीर मुफ्त में नहीं लेते, वो सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं जो जनहित याचिकाएं दायर करते हैं. या अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा योद्धा बताया, उड़ता तीर लेने वाला बताया, भगत सिंह बताया, और धीरे धीरे उन्होंने सत्ता में आ गए और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए. तो ये तीसरी कैटेगरी है जो स्वार्थवश उड़ता तीर लेते हैं. सर, आपने एक लेख में ये भी लिखा है कि ये हमारी परंपरा रही है, मतलब उड़ता तीर लेने की, और आपने इसको एज ओल्ड जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण है, उनसे भी कनेक्ट करा है. तो सर ये कैसे है सर, क्या हमारी परंपरा कैसे है सर ये? देखिए, आप रामायण और महाभारत का उदाहरण लें तो रामायण को देखें तो हनुमान जी ने जो उड़ता तीर लिया, मान लीजिए वो नहीं लेते, उन्होंने भगवान राम की बला अपने ऊपर ली. तो भले ही भगवान राम बहुत समर्थ थे, भगवान थे, कैपेबल थे, लेकिन रामायण के अंदर जो स्थितियां बताई गई हैं उनको देख के लगता नहीं है कि भगवान राम भी वो युद्ध रावण के विरुद्ध जीत सकते थे. क्योंकि जब उनकी वाइफ किडनैप हुई भगवान राम की, तो हनुमान जी ने देखिए स्पाई का भी काम किया, ढूंढ के भी वही लाए, फिर उन्होंने समुद्र के ऊपर ब्रिज भी बनाया. और सबसे बड़ा जो उड़ता तीर भगवान हनुमान ने लिया वो ये था कि उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगा ली. आप सोचिए, वर्ल्ड के इतिहास में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा, दूसरे का घर जलाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, घर घर में मिल जाएंगे, लेकिन खुद की पूंछ में आग लगाना और फिर घूमना, ये इससे बड़ा वर्ल्ड में, विश्व के इतिहास में कोई उड़ता तीर नहीं होगा. तो उन्होंने लिया. आप शहीद भगत सिंह का लें. एक तीसरा और एक मैं अनयूजुअल उदाहरण दूंगा कि नाथूराम गौडसे ने भी एक उड़ता तीर लिया. गांधी जी यदि जिंदा थे, या उनका अहिंसावाद, या उनका मुस्लिम तुष्टीकरण, या पाकिस्तान का तुष्टीकरण, जो भी कुछ था, उस सबसे नाथूराम गौडसे को क्या दिक्कत थी?
पर उसने एक उड़ता तीर लिया। आज मान लीजिए नाथूराम गौडसे वो उड़ता तीर नहीं लेता और महात्मा गांधी जिंदा होते तो इस हिंदुस्तान का स्वरूप शायद भिन्न होता। इसी तरह आपने हमारी संस्कृति से जोड़ने की बात कही है, तो महाभारत को भी देखें तो यदि उस समय भगवान श्री कृष्ण उड़ता तीर नहीं लेते, उस विवाद में नहीं पार्टिसिपेट करते, तो ये निश्चित था कि जो गिवन सर्कमस्टांसेज हैं, जो हमें बताई जाती हैं परिस्थितियां, उनमें पांडव किसी भी स्थिति में विजयी नहीं हो सकते थे, उसमें कौरव ही युद्ध जीतते। तो कुल मिला के ये बात सामने आती है, जो इतिहास बताता है, धर्म बताता है, संस्कृति बताती है कि यदि उड़ता तीर लेने वाले कुछ लोग नहीं होते तो संभव था कि इस पृथ्वी पे दुर्योधनों का राज्य होता, धृतराष्ट्र का राज्य होता, रावण का राज्य होता। तो ये जो उड़ता तीर लेने वाले लोग हैं, इन्होंने बहुत सकारात्मक कार्य किया है। तो मायने ये हुआ कि अगर हम कभी उड़ता तीर लेते हैं तो अपने आप को ये सांत्वना दे सकते हैं कि हम हनुमान जी, श्री कृष्ण, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल की लीग के ही लोग हैं। तो और ये कह के अपने आप को प्रेरणा भी दे सकते हैं कि और लेने चाहिए। नहीं वेदित, आप पूंछ में आग लगा के मत घूमिए, बाकी वेरी वेल सेड सर। तो सर आपकी ये जो श्रृंखला है जिसमें आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें बेसिकली आप खुद उड़ते तीर ले रहे हैं या आप केवल चर्चा उन लोगों की कर रहे हैं जो उड़ते तीर लेते हैं? नहीं, देखिए बेसिकली जो मेरा कॉलम आप देखते हैं, मेरा ब्लॉग आप देखते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैं और दूसरे माध्यमों से भेजता रहता हूँ, तो वो एक तरह का ध्यानाकर्षण है। मैं लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर रहा हूँ कुछ विषयों की ओर, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। जैसे मैंने अभी कल परसों एक जो अर्बन लिबरल्स के ऊपर एक उड़ता तीर लिखा है, उसमें मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्वरा भास्कर है, जावेद अख्तर है, राना आयुब है, वो ये कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई मत करें, आप सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें, तो वो सही कहते हैं। लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि यही लोग क्यों बार बार दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, ये बात भी यही लोग करते हैं। ये लोग ये बात नहीं करते हैं कि एक भारतीय का बलात्कार हो गया या एक भारतीय के साथ कोई दुष्कर्म हो गया। ये कहेंगे कि दलित के साथ हो गया, ब्राह्मण के साथ हो गया, ठाकुर ने अत्याचार कर दिया। तो ये मैंने पॉइंट आउट किए है कि जो लोग ये सद्भावना की दवा बेचने का ड्रामा कर रहे हैं, ये दरअसल जातीयता का जहर बेच रहे हैं। तो ये उड़ता तीर जो मेरा है, ये मैं इशू रेज करता हूँ, ध्यान आकर्षित करता हूँ उड़ता तीर के माध्यम से, ये मेरा प्रयास है। पर सर जनरली जब हम उड़ता तीर वर्ड यूज लेते हैं तो इसका कॉनोटेशन एक नेगेटिव सेंस में ही आता है। मतलब हर कोई, जैसे भास्कर ने भी कहा था कि आई वुड अवॉइड टेकिंग उड़ता तीर, बट हैबिचुअल होने के कारण हम वी कांट हेल्प इट। तो व्हाट डू यू थिंक सर, हमें उड़ते तीर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसका कॉनोटेशन एक नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है? देखिए क्या है कि ये भी मजेदार चीज है कि आज यदि आपके पिताजी को या मेरे पिताजी को पता लगता है कि पड़ोस का एक लड़का है, वो फौज में जा रहा है, या उसने डिसाइड किया है कि अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, नौकरी नहीं करेगा, तो आपको बड़ा मजा आता है उसके उड़ता तीर लेने में, आपके फादर को भी मजा आता है। लेकिन ये डिसीजन यदि आपका है, आपके बेटे का है, आपके भाई का है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, एक एनजीओ बनाऊंगा और मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो वो उड़ता तीर आपको बुरा लगता है। तो जब आप उड़ता तीर नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि आप सही चीज को ले रहे हैं तो वो कोई भी व्यक्ति, जो जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है, वो दुनिया भर के उड़ते तीर लेते हैं, तो वो समाज के लिए लेते हैं, खुद के लिए नहीं लेते। वो किसी न किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करते हैं। सवाल ये कि हम उसको उस समय नेगेटिव लेते हैं जब वो हमारी सफलता की जो परिभाषा है परिवार की, कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, लेकिन वो डाइवर्ट होता है तो हमें लगता है कि वो उड़ता तीर ले रहा है या अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में पड़ रहा है। आप कंगना रनौत का उदाहरण लें, कंगना रनौत ने जो फिल्मों के अंदर माफिया हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर अटैक किया, जो वहां पे नशे की दुनिया है उस पर अटैक किया, तो उसके फादर भी इस बात से नाराज थे। तो कंगना ने क्या किया कि उनकी नाराजगी का भी एक वीडियो बना के और उस पर डाला है ट्विटर पे, जिसमें उनके फादर डिस्प्लेजर शो कर रहे हैं। तो कंगना ने कहा कि हर आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, पड़ोस के घर में मेरा बाप भी ये चाहता है, और मैं पूरी दुनिया से निपट सकती हूँ, पर अपने बाप से कैसे मैं निपटूं जो रात 12 बजे भी मेरे से झगड़ा कर रहा है कि तुम उड़ता तीर क्यों ले रही हो। तो सवाल ये है कि जो भगवान ने दुनिया बनाई है या प्रकृति ने, जिसने भी, आप जिसको भी मानते हैं, जिसने दुनिया बनाई है, उसने आपके दिमाग में एक इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर डाला उड़ता तीर का। कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता है, या कुछ अपने स्वार्थ के लिए उड़ता तीर लेते हैं। तो जो अभी एक वक्ता ने भी कहा, पंगा जिसे कहा, तो यदि पंगा लोग नहीं लेंगे तो दुनिया भिन्न होगी।
यदि दुनिया पंगा ले रही है इसीलिए तो ये दुनिया इस तरह की है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगत सिंह नहीं होते या महात्मा गांधी नहीं होते, गॉडसे नहीं होते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उड़ते तीर लेते थे, जयप्रकाश नारायण नहीं होते, तो दुनिया का स्वरूप भिन्न होता, ये दुनिया बिल्कुल अलग होती। ये दुनिया संभव है कौरवों की होती, रावणों की होती। तो जो उड़ता तीर लेने वाले लोग हैं, इन्होंने ही तो दुनिया को बचाया है और सकारात्मक दिशा दी है। वेरी वेल सेट सर। और इनफैक्ट आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में तो उड़ता तीर लेने वालों की बहुतता है, क्योंकि अगर हम सैंपल भी देखें तो कुछ दिनों पहले हमने हमारे क्लब में एक सर्वे किया था जस्ट बिफोर योर मीटिंग कि किसी ने जिंदगी में उड़ता तीर लिया है क्या, तो अराउंड 88.9 रेस्पॉन्डेड यस। तो हमारे क्लब में भी लोग ये शौक रखते हैं उड़ता तीर लेने का। नहीं, पूरा 100% आना चाहिए, लेकिन जैसा एक वक्ता ने भी कहा कि कईयों को पता नहीं होता कि हम उड़ता तीर ले रहे हैं। जैसे मैं आज उड़ता तीर लेके यहाँ बैठा हूँ, मुझे थोड़ी पता है कि मैंने उड़ता तीर ले रखा है। नहीं सर, उसके रेस्पॉन्ड में हमने यही लिखा था कि जिन लोगों ने नहीं लिखा है ना, वो शायद उन्होंने नो करके उड़ता तीर ले लिया है, तो नाउ इट इज 100% नाउ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर आर्टिकल्स। आपका एक और आर्टिकल है जिसकी श्रृंखला की संख्या 5 है, उसमें आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, मेडिकल टूरिज्म। और अभी हाँ का जी। जो हालात है पेंडेमिक के, जिसमें लाइक एवरीबॉडी इज रशिंग टू हॉस्पिटल्स, आई थिंक ये जो आपका कटाक्ष है, व्यंग है, उससे बड़ा रिलेट करता है। तो कुछ बताएं सर, इस व्यंग में आपने क्या लिखा है? देखिए, दरअसल पिछले दिनों मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे लखनऊ के मेदांता में जाने का अवसर मिला। तो मेडिकल टूरिज्म जो शब्द है, ये काम में तो इसलिए लिया जाता है, इसका जो अर्थ है प्रचलित वो ये है कि विदेशों से लोग हिंदुस्तान के अस्पतालों में आए तो वो कुछ पैसा यहाँ देके जाएंगे, वो मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। लेकिन मेरे लिए टूरिज्म इसलिए था कि मेदांता हॉस्पिटल का जो रूम था वो किसी भी 5 स्टार होटल के रूम से बेहतर रूम था, अच्छा कमरा था। और वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो किसी 5 स्टार होटल की रिसेप्शनिस्ट से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा विनम्र थी, इसलिए मेरे लिए वो टूरिज्म था। तो वहाँ मैं 3 बातें संक्षिप्त में बताना चाहूंगा आज अपने मित्रों को जो हमारे साथ हैं। पहली बात तो ये है कि वो आश्चर्य करेंगे कि जब मैं रूम में गया तो उन्होंने मुझे पूछा आपके अंडरवियर का कलर क्या है। तो ये सवाल मुझे बड़ा बेतुका लगा, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो जो सज्जन पूछ रहे थे उन्होंने कहा साहब आपकी डेड बॉडी जब जाएगी या किसी भी मरीज की जब डेड बॉडी जाती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो उनके कॉलम होता है कि अंडरवियर का कलर क्या है, और उसी से वो टैली करते हैं कि वो सही डेड बॉडी ले जा रहे हैं। क्योंकि पुलिस के पास डीएनए टेस्ट का तो प्रोविजन है नहीं कि डीएनए टेस्ट कर ले वे वेद माथुर की बॉडी जा रही है, तो आपकी इनकेस आपकी बॉडी गई तो वो उससे टैली हो जाएगी कि भाई नीले अंडरवियर वाले की बॉडी गई, वो वेद माधुरी था। ठीक है, तो ये पहला अनुभव था जो मुझे मेदांता में हुआ। ये आई एम नॉट जोकिंग, इट इज कॉलम इन देयर इंक्वायरीज। जो बहुत सारी इंक्वायरीज उन्होंने मुझसे की कि आप डायबिटिक है या नहीं है, 10 क्वेश्चन थे, उसमें एक अंडरवियर पे क्वेश्चन था। दूसरी बात जो थी उसको आप मजाकिया समझ लें या गंभीर समझ लें कि देखिए मैं बहुत हम्बल फैमिली से आता हूँ, तो जिंदगी मेरी जो गुजरी है वो ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में जाते हुए गुजरी है। सरकारी अस्पतालों में जाता था तो वहाँ नर्सें बहुत बदतमीज होती थी, बड़ा घुड़कती थी, वो दुत्कारती थी, डॉक्टर भी दुत्कार देते थे। तो वो मेरे दिमाग में एक नर्सों की छवि थी। तो जब मैं मेदांता में गया और वहाँ नर्सें इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा व्यवहार था, वेल ड्रेस थी, विनम्र थी, अच्छी थी, और बड़े अच्छे से बात कर रही थी मुझसे, सर सर अंकल अंकल इस तरह बात कर रही थी। तो मैंने जब अपना बचपन मुझे याद आ गया कि मुझे किस तरह जलील और अपमानित करती थी सरकारी अस्पताल की नर्सें, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा मन हुआ कि मैं इन नर्सों के गले लग के रहूं। आप इस बात पे हंस सकते हैं क्योंकि आपने मेरी वो सरकारी अस्पताल की पीड़ा नहीं भोगी है जो मैंने भोगी है। तो मुझे वास्तव में रोना आ गया, अपना बचपन याद आ गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन हुआ कि मैं इसको गले लगा लूं, लेकिन आजकल आप जानते हैं कई तरह के, कई सेक्सुअल हरेसमेंट और कुछ भी चार्ज लग सकता है, मरीज पे भी लग सकता है। तो मैंने उसको गले नहीं लगाया, अपने भावनाओं पे काबू किया। तीसरी बात जो मैं लौटते में सोच रहा था वो ये, मेरा इलाज अच्छा हुआ, मैं पूरी तरह संतुष्ट था, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। मतलब एक छोटी से छोटी रीढ़ आपकी जरूरत होती है कि आपको टॉयलेट जाना है करने के लिए, तो एक बाउंसर टाइप का हेल्दी आदमी था तो मुझे फिजिकली उठा के टॉयलेट में ले जाता था। तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा यार आप बाहर जाओ तभी मुझे आएगा टॉयलेट, आपको देखते हुए तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं, वो मेरी पीठ की तरफ हो गया और मैं करने लगा, मतलब मैं यूरिन पास करने लगा।
तो जब मैंने कर लिया और पीछे मुड़ के देखा तो गया नहीं था, वहीं खड़ा था। आई थॉट कि वो जा चुका है, इसलिए मैंने आराम से अपना यूरिन पास किया, अदरवाइज उसकी प्रेजेंस में मैं नहीं कर पाता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम गए नहीं? बोले साहब मैं इसलिए नहीं गया, आप गिर जाते तो मेरी लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है, कंपनी मुझे नौकरी से हटाई थी कि तेरी ड्यूटी है कि साहब को टॉयलेट में ले जाके पेशाब करा के लाना ठीक से। तो वो जो बाउंसर टाइप की पर्सनैलिटी थी, हालांकि उसका चार्ज उसमें जोड़ा होगा उन्होंने, जो वो हर चीज का चार्ज जोड़ते हैं। यदि आपने कोई फाउल गैस पास कर दी कमरे में और किसी ने आके खिड़की खोली तो उसका भी वो चार्ज लेंगे, वो किसी और नाम से लेंगे, कोई अंग्रेजी का डिफिकल्ट वर्ड वो लिख देंगे। दे विल चार्ज फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू विल डू दे विल चार्ज। ठीक है। तो कुल मिला के, लेकिन जो मैं अंत में जो मेडिकल टूरिज्म वाली स्टोरी में गंभीर बात थी वो ये थी कि आप आज हिंदुस्तान का आम आदमी जीएसटी पे करता है। आप कुछ भी लेने जाए, हर चीज पे आप जीएसटी देते हैं, हर जगह आप टैक्स देते हैं। कि डॉक्टर को दिखाने जाएं तो वहां बिल में भी जीएसटी जुड़ेगा, सर्विस टैक्स जुड़ेगा। इसके अलावा दुनिया भर की चीजें आप टैक्स के रूप में, पेट्रोल में, हर जगह आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है। आप यदि रोड पे जाते हैं अजमेर से जम्मू वैष्णो देवी, तो रास्ते में इतना टोल होगा कि आपके बाल कुछ कम हो जाएंगे, मेरे जैसे हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा टैक्सेशन है। तो जो आदमी टैक्स देता है, या जो हमारा किसान दिन रात खेती करता है, धूप में अपनी चमड़ी गला लेता है, आप किसी 40 साल के किसान को देखेंगे तो वो 60 साल का लगता है, उसकी स्किन ब्लैक हो जाती है, उसके बाल उड़ जाते हैं धूप के अंदर। या एक मजदूर होता है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखें कि किन स्थितियों के अंदर वो लोग काम करते हैं। वो क्यों नहीं हकदार है इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन? ठीक है, वो किसी 5 स्टार होटल के अंदर रुकने का या खाना खाने के लिए एंटाइटल नहीं है, आपने नहीं बनाया, आपकी व्यवस्था ने, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये जो किसान है, ये मजदूर है, आम आदमी है, जो आपको टैक्स देता है, मेहनत करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और आप गिरोह बना के उसकी कमाई पे ऐश कर रहे हैं। तो ये सारे लोग मिलके उस किसान को उस मेदांता जैसी सर्विस सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं देते, ये मेरा सवाल है। तो ये कुल मिला के स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मेरा वो जो व्यंग था वो था। बहुत जबरदस्त व्यंग था सर, और द काइंड ऑफ ह्यूमर यू ब्रॉट इन द एंटायर आर्टिकल, दैट वाज अमेजिंग। मतलब वी जस्ट कुडंट स्टॉप आवरसेल्व्स, तो दैट वाज ग्रेट सर। सर एक और आपकी सीरीज में एक आपने आर्टिकल लिखा, आई थिंक इट्स 6th नंबर ऑफ आर्टिकल दैट यू हैव रिटन, जिसमें आपने एक कविता कोट करी है, और कविता कोट करके आपने कहा था, उस कविता में ये लिखा था कि नशा अगर दौलत का हो या शोहरत का हो तो चूर कर देता है, और नशा अगर गांजे का हो तो मशहूर कर देता है। ये कैसे, ऐसे ये क्या तरीका है मशहूर होने का सर? और ये उड़ते तीर आप किसको, किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आजकल ये चर्चा में है कि दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, अर्जुन रामपाल, शाहरुख खान, ये रणवीर सिंह, ये सारे लोग नशीली दवाइयां लेते हैं। तो मेरा जो व्यंग था उसमें मैंने 2-3 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा तो मैंने उसमें ये उठाया, आप चाहें तो इसे हास्य में लें, चाहे इसे गंभीर उसमें लें। एक तो मैंने कहा कि जैसे एक फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात, उसके अंदर रणवीर सिंह डांस करते हैं, मैं तो एवं ही लुट गया। मेरा ये दावा है कि कोई भी आदमी ड्रग लिए बिना उस एनर्जी लेवल से डांस नहीं कर सकता। तो पहली चीज तो है, जो लोग आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं, जिनको नाचना है या 50 गुंडों को झूठ मूठ की मार पिटाई करनी है उछल उछल के सलमान खान की तरह, तो वो बिना ड्रग लिए आप कर नहीं सकते। तो आपने जिस तरह गुजरात में नशाबंदी है लेकिन आप वहाँ परमिट देते हैं, तो पहला पॉइंट है कि इनको ज्यादा पैसा लेके 1-1 करोड़ 50-50 लाख लेके परमिट देते हैं कि भैया तेरे को 2 साल का परमिट है, 1 करोड़ जमा करा, नशीली दवाइयां ले, जो वो अपना ही नुकसान करेगा, आपका नहीं करेगा। दूसरा मैंने सुझाव दिया है कि जब आपने इतना केस बना ही लिया, तो दीपिका पादुकोण और सारा अली खान पे आप कैश पेनल्टी करते हैं। जैसे दीपिका पादुकोण पे आपने 10 करोड़ की पेनल्टी करें और एक केंद्र खोल दें, दीपिका पादुकोण नशा मुक्ति केंद्र, तो उससे वो याद भी दिलाएगा कि दीपिका पादुकोण नशा करती थी, और आपका केंद्र भी खुल गया। सैफ और सारा अली खान नशा मुक्ति केंद्र भोपाल में खोल दें, तो वहाँ बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। इसी तरह सलमान खान ने हिरण मार दिया, उसके लिए वो तारीख पे तारीख पड़ रही है टेलीविजन चैनल में। जब वो जोधपुर आएंगे 24 घंटे इसी का ये चलेगा मुद्दा, और चैनल भी ये शो करेंगे कि वो एक मुद्दा रेस कर रहे हैं, जबकि वस्तु स्थिति है कि वो मनोरंजक सामग्री परोस के टीआरपी बना रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप क्यों देश का समय, जुडिशरी का समय, दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं? बेहतर है कि आप सलमान खान पे 20 करोड़ का जुर्माना कर दें और उससे जोधपुर के पास एक काले हिरण का प्रजनन केंद्र खोल दें। प्रजनन केंद्र होता है भेड़ों का, सुअरों का, गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं।
तो उसी तरह एक प्रजनन केंद्र खोल दे तो जो काला हिरण विलुप्त हो रहा है तो बच जाएगा, उसकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा वैज्ञानिक होगा। तो इस तरह का सुझाव था। इसी तरह उस व्यंग में मैंने एक बात और कही कि सरकार को उसमें मैंने कहा कि जैसे कुछ हीरोइनों ने ये आरोप लगाया है, कोई पायल घोष है, उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप ने उनकी लज्जा भंग की। तो मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह का आरोप लगाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो होती है कि रूल ऑफ द गेम्स जो है, खेल की भावना है, उसके अनुसार काम करें। तो जो व्यक्ति फिल्मों में काम करने जा रहा है, कोई हीरोइन है, तो यदि वो फिल्मों में काम करने के लिए जा रही है तो वहाँ रूल ऑफ द गेम या खेल का नियम यह है कि उसको किसी हीरो के साथ, फाइनेंसर के साथ, निर्माता के साथ, निर्देशक के साथ किसी कास्टिंग काउच पर रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। तो यदि उसने रात्रि विश्राम कर लिया कास्टिंग काउच पे तो इसमें दिक्कत क्या है? वो रूल ऑफ द गेम है। आपको खेल नहीं खेलना है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में ना जाएं। यदि आप जा रहे हैं तो खेल भावना है आपने, तो आप चुपचाप रात्रि विश्राम करें और अपने घर जाएं। मैं पायल घोष के बारे में ये बात कही थी। तो इस तरह वो व्यंग्य फिल्मी दुनिया के लोगों पे था। अमेजिंग सर। और आपने जो सर वोकैबुलरी नहीं यूज करी है वो दैट इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नहीं, सॉरी विदित, आई थिंक सर ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है फॉर आवर सोसाइटी, एंड आई थिंक ये उड़ता तीर भी किसी को जाके लगेगा तो एक आंदोलन होगा और फिर शायद ये वास्तविकता में हमको नजर आए। बट सर आपने ऐसा है नहीं कि आपने केवल समाज और आपने केवल जैसे बॉलीवुड पे ही उड़ते तीर चलाए हों। आपने, क्योंकि आप बैंकिंग सिस्टम से हैं और आपने बैंकिंग पे भी उड़ते तीर चलाए हैं, और जो बैंकिंग पे उड़ता तीर आपने चलाया है वो एक जबरदस्त तीर है। और बहुत जानना चाहूंगा कि बिफोर वी ओपन अप द फोरम फॉर पीपल टू आस्क क्वेश्चन और शेयर देयर फीलिंग्स, आप सर अगर कुछ दो बात आपने जो बैंकिंग प्रणाली पे जो व्यंग के रूप में किताब लिखी है, हाँ जी, उसके बारे में अगर कुछ संक्षेप में आप बताएं ताकि हम एक एक्साइटमेंट बिल्ड कर सके बिहाइंड फॉर दैट बुक। जी कि मैंने बैंक में 40 साल तक बहुत सारी विसंगतियां देखी पत्रकार के रूप में। आप ये मान सकते हैं कि बैंक में रहते हुए भी मैं जर्नलिज्म की ओर से पत्रकारों का जासूस था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो मशीन लगाई है भगवान ने वो एक जर्नलिस्ट या राइटर की थी। तो मैंने चीजों को बैंकर की निगाह से नहीं देखा, मैंने चीजों को एक जर्नलिस्ट और संवेदनशील आदमी की तरह देखा और मैंने लिखा। तो बैंक ऑफ कोलमपुर दरअसल एक तरह की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, या मैंने जो कुछ वहाँ नंगा सच बैंकों का देखा उसको मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बिना पर्देबाजी के लिखा है। तो ये बैंक ऑफ कोलमपुर है। तो बैंक ऑफ कोलमपुर के बारे में एक सवाल जो मेरे से अक्सर किया जाता है, आप पूछने के हकदार हैं कि जब बैंक में थे तो आप चुप रहे, बैंक के बाद आने के बाद ही आप चिल्ला रहे हैं। तो स्वाभाविक है, एक आदमी जेल के अंदर है तो वो जेलर के आतंक के बारे में या जेलर की घूसखोरी के बारे में जेल से बाहर आके ही लिखेगा। जेल में रहते हुए कुछ हल्ला करेगा तो पिटेगा। तो मैं पिटना तो नहीं चाहता था, वो उड़ता तीर मैं इतना बेवकूफ भी नहीं था कि बैंक में रहते हुए लेता। तो बैंक में आने के बाद बैंक ऑफ कोलमपुर मैं आपको बैंक ऑफ कोलमपुर किताब में मैंने कुछ कोटेशंस लिखे हैं, सबसे पहले वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा मैं, पर उससे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी। बैंक एक ऐसी संस्था है जो आपको तभी ऋण देगी जब आप यह सिद्ध कर दें कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपने बैंक में 50,000 रुपए का ऋण ले रखा है तो यह आपकी चिंता और समस्या है, लेकिन यदि आपने 200 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा है तो यह बैंक का सिरदर्द है। तीसरा कोटेशन, यदि कोई व्यक्ति अय्याश राजाओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है तो इस बात की पूरी आशंका है कि उसने भारतीय बैंकों से अरबों रुपए का ऋण लेकर हजम कर लिया है अथवा निकट भविष्य में ऐसा करने वाला है। तो ये 3-4 कोटेशंस बताती हैं कि किताब क्या है। ठीक है, अब मैं आपको किताब का एक किस्सा सुनाता हूँ। किताब में कम से कम 500-700 किस्से हैं। यदि और कोई लेखक होता तो इसको 4-5 हिस्सों में बांट के 5 किताबें लिखता। मैंने मूर्खता की कि एक ही में सारा लिख दिया। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ, ये सब कॉन्शियस डिसीजन था। तो इसमें किस्सा है, इस बैंक के अंदर एक सुधा नटराजन नाम की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ज्वाइन करती है। तो यहाँ मैं एक बात डिस्क्लेमर दे दूं कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी एक एमडी आई थी, उषा आनंद सुब्रमण्यम। तो ये जो मेरी कहानी है बैंक ऑफ कोलमपुर, ये पंजाब नेशनल बैंक की कहानी नहीं है। दूसरा, ये जो कैरेक्टर है मेरा सुधा नटराजन, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये उषा आनंद सुब्रमण्यम है, लेकिन ये सुधा नटराजन एक काल्पनिक मनगढ़ंत पात्र है। तो ये जब सुधा नटराजन का बैंक में अपॉइंटमेंट होता है बैंक ऑफ कोलमपुर में एज एमडी,
तो मैं आपको बैंकों के बारे में एक बात बताऊं, सरकारी बैंकों के बारे में उदित जी, शायद आपको पता ना हो कि जब भी किसी सरकारी बैंक में किसी एमडी का अपॉइंटमेंट होता है या चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है, तो वो जिस जगह होता है, जैसे एक आदमी किसी गांव में खड़ा है केकड़ी में, तो वो वहीं उस बैंक के एटीएम में जाके अपना एटीएम कार्ड चलाता है और उसकी ज्वाइनिंग मान ली जाती है। वो इसलिए जल्दी ज्वाइन करना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा ज्वाइन कर ले, मुझे जूनियर ट्रीट करें, या कोई स्टे ऑर्डर आ जाए तो मैं ऑलरेडी साहब मैंने तो ज्वाइन कर लिया, जो तुरंत ज्वाइन करते हैं। और जब इनके ऑर्डर आने वाले होते हैं एमडीज के, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना एक कर्मचारी अधिकारी अनऑफिशियली फाइनेंस मिनिस्ट्री में खड़ा कर देते हैं। तो जिस तरह गली में बाहर कुत्ते खड़े रहते हैं, उस तरह वो बेचारे गरीब कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं, और जैसे आप रोटी फेंकते हैं तो कुत्ते सारे दौड़ते हैं। तो उसी तरह ये जो अनौपचारिक रूप से सूचना ग्रहण करने के लिए लोग वहां खड़े होते हैं, वो दिन रात सूंघते रहते हैं, कुत्तों की तरह इधर उधर घूम घूम के सूंघते हैं कि कोई लेटर तो नहीं निकला। और जो ही एमडी के अपॉइंटमेंट का लेटर टाइप होता है तो साइन होके आता है, तो वो लेके तुरंत अपने बॉस को फैक्स से, नेट से, व्हाट्सएप से भेज देते हैं और वो तुरंत ज्वाइन कर लेता है। मतलब आप ये समझ लो कि ये प्रकाश की गति होती है ना, जो लाइट की गति, लगभग उस गति से वो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो एमडी के हाथ में पहुंचता है, और प्रकाश की गति से वो ज्वाइन कर लेता है किसी भी आसपास के उससे। तो जो हमारी काल्पनिक बैंक है, बैंक ऑफ कोलमपुर, उसमें जब सुधा नटराजन का अपॉइंटमेंट होता है तो वो शिलोंग में घूम रही होती है, मजा ले रही होती है शिलोंग का। तो वो कहती है बैंक ऑफ कोलमपुर की यहाँ तो कोई ब्रांच भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मुझे अगले 5 मिनट में ज्वाइन करना है। तो वो बैंक ऑफ कोलमपुर के हेड ऑफिस फोन करती है कि मैं ज्वाइन कैसे करूँ। तो बैंक ऑफ कोलमपुर वाले कहते हैं मैडम आप ऐसा करो कि शिलोंग में हमने सीएसआर में, सीएसआर आप सभी जानते हैं जो बैंक के और दूसरी संस्थाएं करती हैं, तो कहते हैं हमने सीएसआर में वहाँ सुलभ शौचालय को 50,000 की डोनेशन दी थी। तो यदि आप वहां जाके सुलभ शौचालय में 5 रुपए की रसीद कटा लें और उसको यूज कर लें, तो वो आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। तो सुधा नटराजन तुरंत वहां जाती है सुलभ शौचालय में, वहां अंदर जाके तो क्या करती है, आई कांट से एज राइटर, पर वो कुछ फिर वो दावा तो करेंगे कि मैंने टेस्ट किया, चेक किया और उपयोग किया। उसके बाद वो 5 रुपए की रसीद लेके आ जाती है, साहब ये मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, कल आप कोर्ट कचहरी भी हो जाए तो उनका प्रूफ है कि साहब मैंने बैंक ज्वाइन किया शिलोंग में, और ज्वाइन करते ही सीएसआर में सेंटर चल रहा था तो मैं स्वयं गई, उसको मैंने यूज किया, बकायदा चलाया, फ्लश चला के देखे ठीक से चल रहे नहीं चल रहे हैं, सफाई है या नहीं, और मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया। तो ये किस्सा बैंक ऑफ कोलमपुर में आया था। तो मैंने जब ये अजमेर में, जब हमारी बुक लॉन्च हुई है, 4 जगह हमने लॉन्च की थी, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, तो एक श्रोता ने पूछा कि साहब हमारे समझ में नहीं आया ऐसे कैसे ज्वाइनिंग होती है। तो मैंने कहा आप क्या काम करते हैं, तो उसने कहा मैं टीचर हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक लड़की का अजमेर में अपॉइंटमेंट हुआ एज इंग्लिश टीचर गवर्नमेंट स्कूल में। अब उसका अपॉइंटमेंट हुआ थालड़ का, जो 700 किलोमीटर दूर है अजमेर से। तो वो सोचती है कि मैं 700 किलोमीटर दूर जाके ज्वाइन करूंगी तो 3 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, मैं जूनियर हो जाऊंगी, मुझसे पहले दूसरे लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो वो क्या है, पास के एक गांव में जाती है, अरड़ का गांव में, जो 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, और वहाँ खेत में कुछ बच्चे खुले में शौच कर रहे थे। ठीक है, हालांकि सरकार दावा करती है, कोई भी नहीं करता आजकल इंडिया में, तो बहुत लोग करते हैं। तो वो गई और खुले में जो शौच कर रहा था बच्चा, उसके कान में जाके कहती है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बम्बई। तो वो कहती है मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी और ज्वाइनिंग होगी मेरी। मैंने इस बच्चे को किया, उस बच्चे के साथ उसने सेल्फी ले ली, उसमें वो बच्चा तो खुले में शौच कर रहा है और मैडम उसके कान में बता रही है। तो उसने कहा जी ये सेल्फी का जो प्रिंट आउट है वो ही मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब वो कह सकती है लेडी के साथ, जब सुधा नटराजन इतने बड़े बैंक की एमडी ज्वाइन कर सकती है सुलभ शौचालय में, तो मैं खुले में शौच के साथ क्यों नहीं कर सकती। तो इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। और मेरी किताब बैंक ऑफ कोलमपुर में ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, अनगिनत किस्से हैं, आपको बहुत मजा आएगा, आप पढ़िए। और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, जो मैं वर्ल्ड का पहला ऐसा एक बेवकूफ लेखक हूँ जिसका ये दावा है। हमने करीब, हमारे खत्री साहब हमारी जो ये ऑपरेशंस को देखते हैं, सारे हमारे मित्र हैं, तो वो जानते हैं करीब हमने 7,000 बुक्स बेची हैं। तो 7,000 प्लस जो बुक्स बिकी हैं, हमने ये दावा किया है कि यदि कोई पढ़ने के बाद सिर्फ एक वाक्य बोलना है उसको, मजा नहीं आया, यदि उसने बोल दिया मजा नहीं आया, तो हम तुरंत उसके अकाउंट में 198 रुपीज क्रेडिट कर देंगे जो हमने किताब के लिए लिए। हालांकि खत्री साहब इस आइडिया से बहुत नाराज रहे कुछ दिन तक मेरे से, उन्होंने कहा यार अपना दिवालिया निकल जाएगा, लेकिन आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो 198 लेने आया वापस। तो आप भी चाहें तो 198 में ले लें, खत्री साहब से आपकी मित्रता है तो आपको निःशुल्क भी दे। खत्री सर को लग रहा होगा कि आप ऐसा स्टेटमेंट देखिए फिर कोई उड़ता तीर ना ले, इसलिए उन्होंने मना किया होगा।
तो ये मैं बुक्स के बारे में, मैं अपनी किताब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। एक और मैं प्रसंगवश बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैंने एक किताब लिखी थी, सामने है सफलता। वो अंग्रेजी में अनुवाद की थी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की एचओडी है इंग्लिश विभाग की, मालती नटराजन। उन्होंने उसको, सुधा नटराजन की रिलेटिव नहीं है वो, तो मालती ने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, मंत्रास टू सक्सेस के नाम से, और वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो अगले 10-12 दिन में वो अमेजोन पे आ जाएगी, वापस से प्रिंट हो रही है। उसमें मैंने बताया कि सक्सेस कैसे ली जाए, आपके बच्चों के लिए खासतौर से वो बहुत उपयोगी रहेगी। मैंने भी अपने बेटे के लिए लिखी थी। हालांकि उसका नुकसान ये हुआ कि मैं बच्चे को, बेटे को कोई बात समझाता, बेटा ये ऐसे करना है, तो कहता है यार बार बार क्यों कहते हो, 22 नंबर चैप्टर में लिख तो दिया आपने सारा। वो इस तरीके से चलता था। फिर बाद में उंगली भी दिखाने लग गया हो कि मैं कोई बात कहता है बेटा इस तरह नहीं ऐसे, तो जो बताता 4 मतलब 4 नंबर चैप्टर में लिख चुके। तो इट वाज लाइक दैट। तो चलिए एनीवे, आप वो सामने सफलता ही पढ़िएगा। ग्रेट सर, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये कोई नहीं कह सकता कि मजा नहीं आया, क्योंकि जब हमको अभी आपसे 30 मिनट बात करके इतना मजा आ गया, तो आई एम श्योर कि जब वो बुक हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मजा आना तय है। नहीं थैंक यू विदित सो जी, मच। मैं यस एक सर। क्लियर कर दूं कि यदि कोई भी आदमी ये बोलता है कि उसको मेरी बात सुन के मजा आया, तो उसको 198 रुपीज मेरे अकाउंट में डालने होते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ अपना अकाउंट नंबर, आप 198 डाल दीजिए। बिल्कुल सर, मैं डालता हूँ, और ये भी एक उदाहरण उड़ता तीर का हो जाएगा मेरा ये बोलना भी। वंडरफुल। थैंक यू वंडर सो मच सर, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, इंटरैक्ट करके, ये सारे किस्से कहानियां सुन के, और उड़ता तीर श्रृंखला जो आप लिख रहे हैं वो रियली अमेजिंग है, और इट इज एज गुड एज परहैप्स जो आपकी बुक है बैंक ऑफ कोलमपुर, उतना सुपरहिट ये आपकी श्रृंखला उड़ता तीर भी है। सर, हम इसके पहले कि अपना फोरम खोलें ताकि लोग आपसे बात कर सके, अपने अनुभव शेयर कर सके या कुछ सवाल कर सके, कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से, anything which you want to say before we open up the forum for everybody to participate? देखिए, मेरा ये कहना है कि हम सारे लोग ऐसे हैं कि भगवान ने हमारे दिमाग में अलग अलग सॉफ्टवेयर फिट किए हैं। तो जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर फिट किया है वो फिट किया है कैलकुलेटर का। तो हम हर जगह फायदा नुकसान सोचते हैं, इसमें हमारा क्या फायदा है, इसमें क्या नुकसान है। ये बच्चों के बारे में भी ये सोचते हैं कि बच्चा इस कॉलेज में जाएगा तो क्या फायदा है, इस सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या नुकसान है। तो हम फायदा नुकसान, नफा नुकसान दिन रात सोचते रहते हैं। मैंने भी सोचा है, मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। तो इस नफे नुकसान के दिन रात जो हम करते हैं, इससे हटके हमको कोई ना कोई उड़ता तीर जरूर लेना चाहिए। जैसे आप अपने घर के अलावा अपने अपने कॉलोनी के अंदर कोई पेड़ लगा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का उड़ता तीर है, सकारात्मक। खत्री जी ने काफी लगाए हैं। तो हर आदमी का ये दायित्व बनता है कि वो कुछ ना कुछ उड़ता तीर ले और कोई ना कोई सकारात्मक काम करे। इसी तरह समाज के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती रहती हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि वो जो भी कुछ नेगेटिव हो रहा है समाज के अंदर, उसके खिलाफ आवाज उठाए। जैसे आपको एक बात कहूँ, कहना चाहता हूँ कि आपने रामधारी सिंह दिनकर साहब की वो कविता तो सबने सुनी ही होगी, स्वाभाविक है। जो है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसको मैं एक लाइन इसमें मैंने ऐड की है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो स्वार्थवश नहीं लेगा उड़ता तीर उसको माता रानी देगी श्राप। समय समय जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो स्वार्थवश नहीं लेगा उड़ता तीर माता रानी देगी उसको भी श्राप। ये मेरा संदेश। थैंक यू सो मच सर, आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। माता रानी का आपने जिक्र कर दिया तो ये पूरा रजिस्टर हो गया है सबके मन में। तो विद दिस हम सब लोग ये सोचेंगे कि भाई उड़ता तीर तो एक ऐसी चीज़ है जो लेनी ही है, और आई थिंक उड़ता तीर लेना भी चाहिए ताकि सोसाइटी एक वाइब्रेंट सोसाइटी बनी रहे, एक जीवंत बनी रहे। अदरवाइज अगर हम सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, कोई वॉइस नहीं उठाएगा, कोई विसल ब्लोअर नहीं बनेगा, कोई उड़ता तीर नहीं लेगा, तो एक शिथिल सा समाज हमारा हो जाएगा, और जो होता है वही चलता रहेगा, और हम बदलाव नहीं ला पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए और इतने मज़ेदार इंटरेक्शन के लिए। वी थॉरली एंजॉयड, वी थॉरली लव्ड इट।